राजस्थान के टोंक के मालपुरा में हिंदुओं के पलायन का मामला आज बीजेपी राजस्थान विधानसभा में उठा सकती है। मालपुरा से बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी के मुताबिक विधानसभा में सरकार से पलायन को मजबूर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करेंगे। उधर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि पार्टी ने गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और बिहार में भी रहस्यमयी बुखार ने बच्चों को बेहाल कर दिया है। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि वहां के भोपाल और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों में रोजाना करीब 1,000 बच्चे ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों के भर्ती होने की तादाद भी 30 से 35% तक बढ़ गई है। यही वजह रही कि भोपाल के जेपी अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वार्ड का हर बिस्तर बच्चों से भरा दिखा। छोटे छोटे बच्चे बेड पर निढाल पड़े नजर आए। वार्ड में बेड फुल थे, लेकिन इसके बाद भी कॉरिडोर में भीड़ लगी थी। बेटी को परसों से बहुत तेज फीवर आ रहा था, सर्दी खांसी। बच्चों की बिगड़ती तबीयत के पीछे डॉक्टर मौसम के बदले मिजाज को जिम्मेदार बता रहे हैं। हॉट और ह्यूमिड मौसम होता है, इसमें सारे वायरल बैक्टीरियल सभी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अभी तो यही समझ में आ रहा है। बच्चों को तेज बुखार आ रहा है। बीमारी के बाकी लक्षण भी कोरोना, डेंगू और चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए वो टेस्ट भी किए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। डेंगू और मलेरिया के केस भी कम ही हैं, इसलिए डॉक्टर इसे वायरल बुखार मान रहे हैं। लेकिन अगर ये वायरल बुखार ही है तो बच्चों का दुश्मन बना बैठा है, तो ये वायरस है कौन सा, इसका नाम क्या है? इस सवाल का ठोस जवाब डॉक्टरों के पास भी नहीं। उत्तर प्रदेश में तो इस रहस्यमयी बुखार ने 1 महीने से बच्चों का जीना मुहाल किया हुआ है। इस बुखार की वजह से वहां 50 से ज्यादा बच्चों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अब भी इस रहस्यमयी बुखार ने उत्तर प्रदेश को जकड़ा हुआ है। प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बच्चों के एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का हाल देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां मेला लगा हो। दूध मुहे बच्चे तो बीमारी में बेबस बिस्तर पर पड़े नजर आए ही उनका पूरा परिवार वार्ड में जमा दिखा। बुखार इतनी तेजी से फैल रहा है कि अस्पताल में बेड ही कम पड़ गए हैं। एक ही बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों का इलाज होता नजर आया। राज्य के अस्पताल बदल गए, लेकिन वहां के हालात जस के तस दिखे। आगरा के जिला अस्पताल में भी अपने बीमार बच्चों को लेकर पहुंचे लोगों की लंबी कतार दिखी। इलाज के लिए लोग अपने बच्चों को लेकर डॉक्टरों के सिर पर खड़े नजर आए। बुखार है, खांसी है, बच्चे इनको ठहरे ने 4-5 दिन हो गए। वहीं गाजीपुर के जिला अस्पताल में बच्चे नहीं बल्कि बड़े बूढ़े बीमार दिखे और वहां भी डॉक्टर ने इसे मौसम की ही मार बताया। सर्दी जुकाम के इस बुखार के मरीज समय ज्यादा आ रहे हैं मौसम परिवर्तन की वजह से। वहीं दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी इस गुमनाम बुखार से त्रस्त बच्चों को लेकर उनके माँ बाप सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के चक्कर काटते दिखे। बताया गया कि अस्पताल के ओपीडी में जितने बच्चे आ रहे हैं उनमें 50% बुखार में तप रहे होते हैं। दूसरे जिलों की तरह गौतम बुद्ध नगर जिला में भी वायरल फीवर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और ये बढ़ोतरी पिछले 15 से 20 दिनों में देखी जा रही है। लेकिन सिर्फ यूपी या एमपी में ही नहीं, हालात बिहार में भी बिगड़ने लगे हैं। वहां की राजधानी पटना समेत कई जिलों में बुखार ने कहर ढाना शुरू कर दिया है और अब हाल यह है कि राज्य के ज्यादातर अस्पतालों में बच्चों के 80% बेड भर चुके हैं। वहां के मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तो एक दिन पहले 24 घंटे में बुखार में तप रहे 140 बच्चे भर्ती हो गए, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोग अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में जमघट लगाए नजर आए और बच्चों का वार्ड भरा दिखा। वायरल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब जिसको खांसी दम फुल्ली आप कह सकते हैं, उसके केसेस बढ़े हैं। छोटे बच्चे में खासकर 2 महीना से 6 महीना के बीच में होती है, जिसको वायरल ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। इस मौसम में वायरल फैलता ही है, इसलिए डॉक्टर इसे वायरल बुखार ही मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी शक है कि कहीं ये कॉमन कोल्ड के वायरस का कोई म्यूटेंट तो नहीं। लेकिन एक साथ कई राज्यों में लोगों का इस तरह बीमार होना हैरान करने वाला है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां तेजी से लोग बीमार हो रहे हैं। किसी को तेज बुखार हो रहा है, कोई बदन दर्द और जोड़ों के दर्द से परेशान है। लेकिन ये बीमारी आखिर क्या है? ये रहस्यमयी बुखार क्या है? इस बीमारी की मिस्ट्री क्या है? इस पर अब तक सरकारी एजेंसियां भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रही हैं। यूपी में अब तक सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और इसीलिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकारी अफसरों के कान खड़े हैं। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अफसरों की एक टीम को यूपी के कई जिलों में हालात जानने के लिए भेजा गया।
आईसीएमआर ने भी अपनी एक टीम को यूपी के फिरोजाबाद में बीमारी का पता लगाने के लिए भेजा। एजेंसियां जानने में लगी हैं कि ये कौन सी बीमारी है जो इतनी तेजी से फैल रही है और लोगों को बीमार कर रही है। लेकिन जो 2 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी ने टेंशन बढ़ाई है, वो हैं फिरोजाबाद और मथुरा। फिरोजाबाद में 51 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। लगातार अस्पतालों में लोग बीमारी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही हाल मथुरा का भी है, जहां अस्पताल पहुंचने वाले लोगों में आधे से ज्यादा बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यूपी में आगरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, बलिया और गौतम बुद्ध नगर भी ऐसे ही जिलों में हैं, जहां बुखार के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्योंकि जो भी लोग बीमार हो रहे हैं उनमें एक जैसे लक्षण नहीं है, कई तरह के लक्षण हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये आमतौर पर होने वाला मौसमी बुखार नहीं है। मौसमी बुखार मतलब जिसे वायरल कह देते हैं, जो किसी वायरस की चपेट में आने से हो जाता है और 3-4 दिन में मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन हर साल जो वायरल बुखार होता है उसमें डॉक्टरों को भी और सरकारी एजेंसियों को भी ये पता होता है कि कौन सा वायरस है जो लोगों को बीमार कर रहा है, वो कितना खतरनाक है और वायरस की चपेट में आने वाले मरीज का इलाज कैसे होगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बुखार के साथ खून में प्लेटलेट्स की गिनती कम हो रही है। प्लेटलेट कम होते हैं आमतौर पर डेंगू होने पर। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो मरीज को डेंगू ही हो, लेकिन इलाज वही शुरू किया जाता है जो डेंगू के मरीजों का किया जाता है। कुछ जगहों पर तो ऐसे मरीजों को यही माना जा रहा है कि उन्हें डेंगू हुआ है या डेंगू कहते हैं जिसे। वैसे भी बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसमें डेंगू हर साल फैलता है और ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं। लेकिन सारे मरीज ऐसे नहीं हैं जिनके खून में प्लेटलेट गिर रहे हैं। कुछ को तेज बुखार हो रहा है, शरीर में जगह जगह एलर्जी या जलन की शिकायत हो रही है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें बदन दर्द और जोड़ों में दर्द परेशान कर रहा है, तो कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग तक पर बुखार का असर कर रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में इसी बुखार की पहेली को सुलझाने की कोशिश सरकारी एजेंसियां और स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं। लेकिन परेशानी यह है कि बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना भी अभी इस वक्त पहली प्राथमिकता वही है। दूसरी तरफ बिहार है, जहां बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिए। एक के बाद एक जिले में बुखार के मरीजों के भर्ती होने की खबरें आने लगी। अभी तक 9 जिले ऐसे हैं जहां यह रहस्यमय बुखार पहुंच चुका है और बुखार की चपेट में आने वाले बच्चों की गिनती 800 के ऊपर पहुंच चुकी। 3 बच्चों की तो जान भी जाने की खबर है। ये तीनों मामले बिहार के सारण जिले के। सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर बिहार के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। इनके अलावा पटना, गया, भोजपुर, समस्तीपुर और जहानाबाद में भी इस बुखार के मरीज मिल चुके हैं। लेकिन यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे ज्यादातर मरीज बुखार की शिकायत बता रहे हैं। बिहार हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, एक चिंता और सता रही। जैसे ही कोई भी मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंचता है तो पहले जांच शुरू होती है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हुआ है। अब बुखार तो कोरोना वायरस का लक्षण है ही। कोरोना भी एक तरह का वायरस है और जिसे वायरल बुखार कहा जाता है उसके तो नाम से ही पता चलता है कि ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो डॉक्टर सबसे पहले कोरोना जांच करते हैं। कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आगे का इलाज किया जाता है। 8 से 10 दिन का वक्त इस बीमारी को ठीक होने में और शुरुआती कुछ दिन बीमारी को समझने में ही लग जाते हैं। अब केंद्रीय एजेंसियां भी राज्यों से लगातार आंकड़े जुटा रही हैं और इस नए बुखार पर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में लगी हैं, क्योंकि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तो मानसून की बरसात के बाद देश के कई राज्यों में फैलती हैं। लेकिन इस बार फैल रहा यह बुखार उन बीमारियों से अलग लग रहा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक बिहार में बच्चों में जो ये बीमारी फैल रही है उसका नाम है ब्रोंकिलाइटिस। ये नवजात और छोटे बच्चों में काफी आम है। ब्रोंकिलाइटिस फेफड़ों का इन्फेक्शन है। ये ज्यादातर वायरस की वजह से होता है, इसलिए इसे वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। वायरल ब्रोंकिलाइटिस यानी ऐसा इन्फेक्शन जो वायरस से होता है। इस इन्फेक्शन में वायरस फेफड़ों के जो ब्रोंकियोल होते हैं उन पर हमला करता है। ब्रोंकियोल फेफड़ों के अंदर बेहद छोटी छोटी नलियां होती हैं जो उन तक सांस पहुंचाती हैं। जैसे पेड़ की जड़ आखिर में जाकर बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती है ना, उसी तरह ब्रोंकियोली भी दिखते हैं। इंसान जब सांस लेता है तब ऑक्सीजन से इसी से फेफड़ों तक पहुंचती। लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस होने पर होता क्या है कि ब्रोंकियोल में
सूजन आ जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ब्रोंकियोलाइटिस उन वायरसों में होता है जिनसे आम फ्लू फैलता है। तो ब्रोंकियोलाइटिस से बीमार आदमी अगर खांसे, छींके या बोले तो उस वक्त उसके मुंह से निकलने वाली थूक की छोटी छोटी बूंदों की वजह से, छींटों की वजह से दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सेक्टर 100 में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सिक्योरिटी गार्ड पर एक फ्लैट मालिक से मारपीट करने का आरोप लगा। बताया गया कि सुरेश कुमार नाम के शख्स ने अपने फ्लैट में काम करवाने के लिए चाबी सोसाइटी के गार्ड को दी थी, लेकिन आरोप है कि मरम्मत का काम करने आए शख्स को इन लोगों ने चाबी नहीं दी, जिस पर कहा सुनी के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई और इन सभी ने फ्लैट के मालिक पर डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वो संभल नहीं पाए और करीब 10-12 सिक्योरिटी गार्ड सुरेश कुमार और उनके साथी को घेरकर बुरी तरह पीटते दिखे। इन लोगों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमलावरों के आगे उनकी एक नहीं चली। वो लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मगर आरोपियों ने मारपीट बंद नहीं की। इस दौरान वहां आसपास कुछ लोग भी नजर आए, जिनमें एक को मारपीट बंद करने के लिए कहते हुए सुना गया। अरे बस करो, बस करो। मारपीट की वजह से फ्लैट मालिक के सिर में गंभीर चोट लग गई और वो वहां रखी एक बेंच पर बैठ गए। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसमें जितने लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया और झगड़े के वीडियो को भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार दूसरे दिन लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पंजशीर में पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर लोगों को मारा, उससे अफगानिस्तान के लोगों का खून खौल उठा। एक दिन पहले काबुल की सड़कों पर जैसी भीड़ उमड़ी थी, उससे तालिबान की नींद उड़ गई। वैसे उन्होंने कोशिश की थी कि बंदूक का डर दिखाकर लोगों को चुप करा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा विद्रोह की आग और धधक उठी। काबुल की तरह ही हेरात में भी लोग अपनी आवाज उठाने सड़कों पर उतर आए और वहां भी हर तरफ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई देने लगे। लेकिन अपनी फितरत से मजबूर तालिबान वहां भी फायरिंग करने लगे, जिसके बाद दिखे सड़कों पर बेतहाशा दौड़ते लोग। ये लोग जान बचाने के लिए भागे जरूर, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। गोलियां चलती रहीं और पाकिस्तान मुर्दाबाद की आवाज आती रही। पता चला है कि हेरात में तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। विद्रोह की चिंगारी परवान प्रांत भी पहुंच गई। वहां भी लोग प्रदर्शन करने निकले, जिन्हें डराने के लिए तालिबान कायरों की तरह हवा में गोलियां चलाते रहे। काबुल हो या हेरात या फिर अफगानिस्तान का कोई दूसरा शहर, जहां भी विद्रोह हुआ, हर जगह एक चीज एक जैसी दिखी और वो थी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं, जिन्हें तालिबान ना अपनी ताकत से डरा पाए और ना ही अपनी बंदूक से। जो तस्वीरें वहां से आई, उन्हें देखकर यह लगता है कि अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती, तभी तो वो हर जगह सबसे आगे नहीं। और उन्होंने डंके की चोट पर पाकिस्तान और तालिबान का विरोध किया। जिन महिलाओं को तालिबान ने घर में कैद करने के सपने देखे थे, वो घर से बाहर ही नहीं निकली, बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर आ गईं। उन्होंने न केवल अपने अधिकार की आवाज उठाई, बल्कि पंजशीर में मारे गए एनआरएफ के शेरों के लिए भी लड़ाई लड़ने की ठानी। एक दिन पहले काबुल से आई तस्वीरों से भी जाहिर हो गया था कि अफगानिस्तान की महिलाएं अब नहीं रुकने वाली। इस प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें इन महिलाओं ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जमकर कोसा। एक महिला तो तालिबान के लड़ाकों के सामने ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती रही और उसने बिना डरे बेधड़क होकर उनकी मौजूदगी में अपने दिल का गुबार बाहर निकाला। तालिबान साफ कह चुके हैं कि उनके शासन में शरिया कानून चलेगा। जिसे लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान में मनमानी करने के मूड में है। वो नकली चेहरा लगाकर महिलाओं को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके शासन में वो चैन से रहेंगे। लेकिन काबुल में उन्होंने जिस तरीके का सलूक महिलाओं से किया, उसे देखकर उनके वादों पर यकीन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो तस्वीरें आई उनमें तालिबान का एक लड़ाका प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को मारने दौड़ा और एक महिला को पकड़कर उस पर थप्पड़ बरसाने लगा, जिसके बाद वो महिलाएं यहाँ वहाँ भागी तो सही, लेकिन आजादी आजादी बोलते हुए
एक और तस्वीर में तालिबान के लड़ाके बंदूक लेकर सड़क पर जा रही एक लड़की को मारने के लिए दौड़ते नजर आए। यही नहीं, खबर है कि तालिबान ने काबुल में प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों तक को नहीं बख्शा था और 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया था। इससे जुड़ी एक तस्वीर भी आई जिसमें एक पत्रकार घायल दिखा और उसके शरीर पर चोट के 1-2 नहीं बल्कि कई निशान नजर आए। एक तरफ तालिबान की हैवानियत की तस्वीरें आईं तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी सरकार के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी सरकार का 4 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया। जैसा कि तालिबान पहले ही कह चुके थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी सबसे पहले शरिया कानून की बात की और ऐलान कर दिया कि अफगानिस्तान में उनकी सरकार शरिया कानून के तहत चलेगी। यानी कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र से यह संकेत दे दिया कि तालिबान इस बार भी वैसे ही सरकार चलाएंगे जैसे 20 साल पहले चलाते थे। हालांकि उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की और घोषणा पत्र में भरोसा दिया कि वो सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार देंगे, मतलब महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि शरिया कानून के तहत जो शिक्षा दी जाएगी वो धार्मिक तो होगी लेकिन आधुनिक भी होगी। अपने घोषणा पत्र में तालिबान ने अपने सभी पड़ोसी देशों और दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी ये बात भारत की उस चिंता से जोड़कर देखी जा रही है जो उसने दोहा में तालिबान से बातचीत के दौरान जताई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। राजस्थान के टोंक में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को बीजेपी विधानसभा में उठाएगी। राजस्थान के टोंक में मालपुरा के हिंदुओं के पलायन का मामला बीजेपी राजस्थान विधानसभा में उठाएगी। मालपुरा से बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि विधानसभा में सरकार से पलायन को मजबूर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में चीन की बनी पिस्तौल और ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गयी। 3 आतंकी सीमा पार से हथियारों की खेप को कश्मीर पहुंचाने आए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचेंगे, जहां वो आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़े अहम सुराग देने पर इनाम राशि को दुगना कर 10 लाख रुपए कर दिया। सीबीआई ने कई जगह पर इनाम की राशि के पोस्टर भी चिपकाए। जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई की सुबह बेकाबू ऑटो रिक्शा से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। एमपी में आर्थिक अपराध शाखा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसर विमल गंगवाल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। इंदौर में 18 जगहों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। खबर है कि प्रधानमंत्री अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि पीएम नवंबर में अयोध्या जा सकते हैं, जहां वो दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और सरयू नदी के किनारे होने वाली आरती का हिस्सा बनेंगे। खबर है कि अपने दौरे पर पीएम रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही राम मंदिर के निर्माण का काम कहां तक पहुंचा इसका भी निरीक्षण करेंगे। चर्चा है कि पीएम अयोध्या के लोगों से संवाद करेंगे और वो सीएम उन्हें अयोध्या के विकास के विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। मतलब पीएम को सीएम ये बताएंगे कि इस योजना के हिसाब से अयोध्या में अब तक कितना काम हो। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम कई मायनों में खास है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 5वां दीपोत्सव है और इस खास मौके को और शानदार बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार का दीपोत्सव 7 दिन का होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। यानी कि 1 हफ्ते तक अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगाती रहेगी। इससे पहले ये कार्यक्रम 3 दिन का होता था। इन दिनों अयोध्या में सियासी पार्टियों के नेताओं का आना जाना बढ़ गया है। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत भी अयोध्या से हुई और चुनाव से पहले यूपी में एमआईएम की जमीन तलाशने में जुटे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पहुंचे थे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखने लगा। पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के शामिल होने से गुस्साए अफगान नागरिकों को देश में अब कहीं भी विरोध प्रदर्शन करने पर तालिबानी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में हो रहे विरोध से डरे तालिबान ने कहा कि अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए 24 घंटे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद, नारे, जगह, समय और प्रदर्शन से जुड़ी हर बात सुरक्षा एजेंसियों को बतानी होगी। पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के बाड़मेर में पहली बार हाईवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया। इस नेशनल हाईवे के 4 किलोमीटर के एक हिस्से को इस तरह से तैयार किया गया कि उस पर लड़ाकू विमान लैंड कराए जा सके। इस हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों का हाईवे पर ट्रायल कराया गया।
यही नहीं, पाकिस्तान सीमा के करीब बनाई गई हाईवे पट्टी से उड़ान भरने के बाद इन लड़ाकू विमानों ने हवा में फ्लाई पास्ट भी किया। जिन लड़ाकू विमानों ने इस हाईवे पर लैंडिंग की उनमें सुखोई 30 MKI और जैगुआर शामिल रहे। बताया गया कि इस हवाई पट्टी को हाईवे का रखरखाव करने वाली संस्था NHAI और एयरफोर्स ने मिलकर तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों में फंसे लोगों को के सामने अब खाने और पीने का संकट गहरा गया है। हालांकि अब राप्ती और आमी नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मुसीबत अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपने मकानों की छत पर शरण लिए नजर आए, तो कुछ ने बचने के लिए एक सड़क के किनारे ही परिवार के साथ डेरा जमा लिया। वहां कई ऐसे परिवार दिखे जिन्होंने सिर ढकने के लिए जुगाड़ की चीजों से अपना आशियाना तैयार किया, साथ ही अपनी गाय भैंसों को भी वहीं बांध लिया। इन परिवारों ने बताया कि जो खाने पीने का राशन है वो अपने साथ ले गए थे और वो अब खत्म होने लगा है। बाढ़ आ गया है, 20 दिन से ऊपर हो गया है, मान लीजिए जानवर का रहने के लिए जगह ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया था और बाढ़ प्रभावितों की मदद के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। कोई ठेकान नहीं, कोई पुछत्तर नहीं है। यहाँ बनने पे आके गोरू बछरू लेके अपन कमाने खाने के कोई पूछ नहीं रहा। इन इलाकों में बाढ़ का पानी कम नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लिहाजा लोगों ने आपसी मदद के लिए कुछ नावों का इंतजाम किया है, जिनके जरिए ही ये लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए आते जाते दिखाई दिए। असम के जोरहाट में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रियों से भरी 2 नावें आपस में टकरा गईं, जिसके बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया कि उल्टी दिशा से आ रही इन दोनों नावों में करीब 120 लोग सवार थे, लेकिन किनारे पहुंचने से पहले ही दोनों नावें आपस में टकरा गईं। इस हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक नाव नदी में डूबती दिखाई दी। इससे पहले दोनों नावें एक दूसरे से टकराती दिखाई दी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक नाव पानी में ही पलट गई और डूबने लगी। नाव के डूबते ही वहां चीख पुकार मच गई। डूब रही नाव पर कई महिलाएं भी सवार थीं, जिनमें कुछ ने तो जान बचाने के लिए पानी में ही छलांग लगा दी। कई और यात्री भी पानी में कूद गए। हादसे की खबर मिलते ही नदी के किनारे भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में राहत बचाव की टीमें भी पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए कई नावें भी तैनात की गईं। इस दौरान बचाव दल कई लोगों को निकालने में कामयाब रहा, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया, क्योंकि चलती हुई कार को अचानक लपटों ने अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते पूरी कार आग से घिर गई। उसके बोनट से लेकर टायर तक सब कुछ आग में स्वाहा होता दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाया। बताया गया कि इस कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान हुआ तो उसमें कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई। न्यूज 18 के अमृत आनंद की खबर है कि 4 साल बाद ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट खेलने वाली टीम इंडिया में जगह मिली, जबकि युजवेंद्र चहल को 15 सदस्यों की टीम में शामिल नहीं किया गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज और ओपनर शिखर धवन को भी टीम में शामिल नहीं किया गया। श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर भी टीम में जगह नहीं बनाने में कामयाब नहीं हुए। कोहली कप्तान और रोहित शर्मा उप कप्तान होंगे। टीम में ईशान किशन और ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर चुना गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल बतौर बल्लेबाज टीम में होंगे। वहीं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर जगह पाने में कामयाब हुए। बुमराह, भुवनेश्वर और शमी तेज गेंदबाज का मोर्चा संभालेंगे, जबकि वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर, अक्षर पटेल और अश्विन स्पिन गेंदबाज होंगे। हरियाणा में तीसरा सीरो सर्वे शुरू हो गया। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच हरियाणा में तीसरा सीरो सर्वे शुरू हो गया। इस सर्वे में पूरे हरियाणा से लगभग 36,520 सैंपल लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के साथ नागा उग्रवादी गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी ग्रुप का शांति समझौता हुआ। इस शांति समझौते के तहत इस गुट के 200 काडर ने आत्मसमर्पण किया। ये समझौता 1 साल तक लागू रहेगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका जोश बढ़ाएंगे। ओवैसी दोपहर 12:30 बजे कटरा बारदरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोरोना
के दौरान उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सयान बनर्जी नाम के वकील की दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। उत्तराखंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि ऋषिकेश में बनाया गया अस्थायी पुल भी इसकी भेंट चढ़ गया और इस पुल का टूटना लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गया। बताया गया कि इसे रानी पोखरी के मुख्य पुल के टूट जाने के बाद बनाया गया था, जिसका मलबा अब भी नदी में मौजूद नजर आया। लगातार होती बारिश से वहां जाखन नदी में उफान आ गया और अस्थायी पुल भी उसके आगे टिक नहीं पाया। इसके टूटने से देहरादून से ऋषिकेश का संपर्क कट गया। वहीं रास्ते को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन की एक टीम खुदाई करने वाली मशीन के जरिए बरसाती पानी को निकालने में जुटी दिखी। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। मुख्य पुल के टूट जाने के बाद लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसके बाद अस्थायी रूप से इसे शुरू किया गया। हालांकि ये कोशिश भी ज्यादा कारगर नहीं हुई और पुल बर्बाद हो गया। लगातार होती बारिश के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आज शाम 5:30 बजे होने वाले इस सम्मेलन में अफगानिस्तान संकट और आतंकवाद विरोध पर चर्चा हो सकती है। सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा समेत एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स यानी दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश हैं। ये देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो दुनिया की आबादी के 41% और दुनिया के जीडीपी के 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तराखंड के रुड़की से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां वैक्सीन लगवाने के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। बताया गया कि उस वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की दूसरी खुराक लगाई जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचे 2 लोग पहली डोज लगवाने की जिद करने लगे और इसी बात पर वो वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी से भिड़ गए। इसी बीच उसका भी पारा चढ़ गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। फर्स्ट डोज लगाओ, जब सेकंड का पोर्टल में कैसे लगा दो फर्स्ट डोज, मेरे हाथ में है नहीं सब कुछ। ये लोग शांत होने का नाम लेते नहीं दिखे, जबकि लगातार उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश वहां जुटे लोगों ने बरकरार रखी। गाली दे रहा तू, गाली दे रहा, गाली दे। बाद में कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे दोनों लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर लाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शिखर धवन की निजी जिंदगी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही थी, लेकिन इसी बीच आयशा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अब वो शिखर धवन से अलग हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट वायरल हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी की ये वही इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिसके जरिए उन्होंने शिखर धवन से अपने तलाक होने की जानकारी दी। शिखर धवन अपनी पत्नी से शादी के 8 साल बाद अलग हो गए, जबकि उनकी पत्नी का जिंदगी में ये दूसरा तलाक है। आयशा ने अपनी पोस्ट में शिखर धवन या अपने रिश्ते के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन तलाक से जुड़ी अपनी तकलीफों का खुलकर इजहार किया। उन्होंने लिखा, मैं समझती थी कि तलाक एक गंदा शब्द है, जब तक कि मेरा 2 बार तलाक नहीं हो गया। पहली बार जब मैं तलाक से गुजरी तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं असफल हो गई और मैं उस समय कुछ गलत कर रही थी। एक बार पहले ही तलाक हो जाने की वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे पहले के मुकाबले इस बार मेरा बहुत कुछ दांव पर था। मेरे पास साबित करने के लिए भी बहुत कुछ था। इसलिए जब मेरी दूसरी शादी टूट गई तो ये वाकई डराने वाला था। पहली बार में मैं जिन तकलीफों से गुजरी थी, इस बार उन्हीं तकलीफों की बाढ़ सी आ गई। डर, असफलता और निराशा पिछली बार से 100 गुना ज्यादा थी। आयशा और शिखर के बीच अनबन की खबरें काफी समय से मिल रही थी। नवंबर 2020 में दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था, जबकि कुछ समय पहले ही आयशा ने अपना पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर नया बना लिया, जिससे उन्होंने शिखर धवन को दूर रखा है। शिखर धवन की अगर खेल की बात की जाए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर करीब 1 दशक से भारत की अगुवाई की है। जुलाई में हुए श्रीलंका दौरे में भी उन्होंने कप्तानी की थी और उसके बाद उनका ध्यान T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाने पर रहा।
इस साल होने वाले आईपीएल मैच में वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी खेलेंगे, लेकिन उनके करियर से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी के बारे में बातें हो रही हैं। हालांकि तलाक के पूरे मामले में शिखर धवन ने चुप्पी साध रखी है। शिखर धवन की पत्नी आयशा खुद भी एक बॉक्सर हैं और उनका एक 7 साल का बेटा भी है। आयशा और शिखर की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी और हरभजन सिंह उन दोनों के दोस्त थे। इससे पहले आयशा ने एक बिजनेसमैन से शादी की थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां भी हैं। शिखर ने अपने से 10 साल बड़ी आयशा से 2012 में शादी की थी, जिसके लिए उनका परिवार काफी मुश्किलों से राजी हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर शिक्षा भवन का घेराव कर रहे छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरस पड़ी। वहां प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए डिप्लोमा की परीक्षा के छात्र और बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए और उन्होंने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के इस्तीफे की मांग करते हुए वहां नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से पहले तो छात्रों से हटने की अपील की और फिर उन पर लाठियां बरसा दी। लाठीचार्ज में वहां मौजूद कई छात्रों को बहुत चोटें आईं। कुछ के हाथ टूट गए तो कुछ को भर्ती करने तक की नौबत आ गई। कुछ छात्र कराहते नजर आए तो कुछ को उनके साथियों ने गोद में लेकर अस्पताल तक पहुंचाया। त्रिपुरा पुलिसের भूमिका त्रिपुरा पुलिस কিভাবে লাঠিচার্জ করেছে এবিপি কার্যকর্তাদের উপর। बताया गया कि ये छात्र केवल शिक्षा विभाग से परीक्षा को ऑनलाइन कराने की मांग कर रहे थे, क्योंकि प्रदेश में बाकी सभी परीक्षाएं इसी तरीके से हुई। स्टेट में सारे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में अगर ऑनलाइन एग्जाम डिक्लेयर किया है तो ये कॉलेज तो अलग से नहीं है ना। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बात को नकार दिया और कहा कि सिर्फ छात्रों को परिसर से जाने के लिए कहा गया था। लाठीचार्ज हम लोग नहीं किया गया है, हम लोग इसको बोला गया है यहाँ से जाना पड़ेगा। आरोप है कि इसमें 100 से ज्यादा छात्र और कार्यकर्ता घायल हुए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर विचार करने पर हामी भरी।